my dear students. So let's start with the revision of company audit. Are you all ready with the books? बुक्स अपने सामने रखिएगा. मैं फटाफट फास्ट ट्रैक तरीके से कंपनी ऑडिट को फिनिश कराती हूँ. हम ये पूरा चैप्टर अराउंड 25 डेज लेकर कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज ओनली अ फास्ट ट्रैक रिविजन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था ऑडिट की डेफिनेशन. और ऑडिट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑडिट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है दैट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी to express an opinion whether such financial statements give true and fair view. True मतलब honestly, fair मतलब as per AS and as per law. उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे डेफिनेशन के ऊपर कि ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, ब्लडहाउंड डॉग नहीं होता है. ऑडिटर का सिर्फ काम होता है ओपिनियन देने का, वो भी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, वो कोई अकाउंटेंट नहीं होता. उसके बाद हमने कंपनी ऑडिट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हमें दो प्रोविजंस को साइमल्टेनियसली पढ़ना है. कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑडिट करने वाला ऑडिटर. और ऑडिटर कौन होता है? PCA, द सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. और इसीलिए सीए एक्ट 1949 का भी इसमें रेफरेंस कहीं कहीं जगह पर आएगा. सो कंपनी ऑडिट के टोटल 10 सेक्शंस है जो हमें इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में रिवाइज करने हैं. सेक्शन 139 से लेकर 148. 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर. आई होप तुम लोग भूले ना हो, हमने ट्रिक से लर्न करा था. 139 आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 जाएगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर, राइट? 141 क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, 142 remuneration, 143 powers and duties, 144 not to render certain services, 145 signing on the audit report, 146 duty to attend the general meeting of the company. याद आ रहा है? 147 penalties and punishments, 148 cost audit. कुछ छोटे छोटे से सेक्शंस थे, कुछ बड़े बड़े सेक्शंस हैं. तो हम सबसे पहले हमारे जिस मैनर में हमने स्टडी किया था उस तरीके से ही बढ़ते हैं. जैसे सबसे पहले मैंने सेक्शन 141 स्टार्ट कराया था. तो 141 में क्या लिखा हुआ था? क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, जो मैं अच्छे से तुम्हें करवा चुकी हूँ. तो क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि सिर्फ कौन ऑडिटर बन सकता है, कि या तो इंडिविजुअल पार्टनर ऑडिटर बन सकता है या कि कोई पार्टनरशिप फर्म. इंडिविजुअल में भी कौन? ऐसा पर्सन जो कौन है, एक सीए है प्लस उसने क्या होल्ड करी है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. मतलब मैं इसको नट शेल में PCA भी बोल सकती हूँ. अ पर्सन होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हु हैज डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड इट्स होल्डिंग COP, बोले तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. दैट्स इट. उसके अलावा लिखा है पार्टनरशिप फर्म के केस में. पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें LLPs इंक्लूडेड है. उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर CA, आर प्रैक्टिसिंग एंड आर इन इंडिया. ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल जो CA है और COP होल्ड कर रहा है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर CA प्रैक्टिसिंग एंड इन इंडिया. जिसमें लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म की परिभाषा में LLP इंक्लूडेड है. एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ साइनिंग के केस में ओनली हु इज एंटाइटल्ड टू साइन द रिपोर्ट? द एलिजिबल पार्टनर. मतलब पार्टनरशिप फर्म जो जिसमें सिर्फ एलिजिबल पार्टनर्स हैं वो ही ऑडिट रिपोर्ट को साइन या सर्टिफाई कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा हमने डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था. डिस्क्वालिफिकेशन के केस में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है कि अगर ये सारे पॉइंट्स अट्रैक्ट होते हैं तो भले एक पर्सन CA हो और COP होल्ड कर रहा हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन फिर भी अगर ये वाले पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं तो वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता. तो कौन कौन से पॉइंट्स है डिस्क्वालिफिकेशन में? सबसे पहला पॉइंट, ऑडिट सिर्फ कौन कर सकता है? इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म. तो कौन नहीं कर सकता? इनके अलावा सब. जैसे कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट,
कोई कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स या सारे डायरेक्टर्स सीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट ऑडिट। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल था, कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का ऑफिसर ऑफ कंपनी। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय का कोई और जगह एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता उसी कंपनी में, या एम्प्लॉय का पार्टनर भी ऑडिटर नहीं बन सकता, या कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म, पूरी पार्टनरशिप फर्म जिसमें कोई भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड है, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर नहीं बन सकती। बॉडी कॉर्पोरेट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जहाँ पे भी वर्ड एम्प्लॉय लिखा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफिसर इज इंक्लूडेड। सो एम्प्लॉय, अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, किसके अंदर में, ऑफ द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर का पार्टनर, या ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसका कोई भी एक पार्टनर किसी भी कारणवश इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड है, तो वो पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर नहीं बन सकती, राइट। फिर ये तो है तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इफ यू रिमेंबर, अगर याद आ रहा हो तो पर्सन, पर्सन का पार्टनर, पर्सन का रिलेटिव, तीनों जने एप्लीकेबल है। किसमें, कंपनी में या कैश, याद करो, कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज में। अगर कोई पर्सन कंपनी में या कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट या बाकी सब्सिडियरीज में, अगर कोई पर्सन इसमें या इन किसी भी कंपनी में, या पर्सन ही नहीं, पर्सन का पार्टनर या पर्सन का रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन याद दिला रही हूँ, लेकिन पहले पॉइंट कंप्लीट करते हैं। इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लागू होंगे, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट, कि अगर पर्सन ने या पर्सन के पार्टनर ने या पर्सन के रिलेटिव ने क्या करा है, होल्डिंग सिक्योरिटीज, किसमें, इन दीज कंपनीज, राइट। अगर पर्सन या पर्सन के पार्टनर ने या पर्सन के रिलेटिव ने सिक्योरिटीज होल्ड करी है, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, सब कुछ एज पर डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1999, राइट। अगर होल्डिंग सिक्योरिटीज, और लेकिन इसके लिए एक एग्जेम्पशन था, याद करो। हाउएवर, वैसे तो अगर पर्सन, पर्सन का पार्टनर, पर्सन का रिलेटिव 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करे तो ही इज डिस्क्वालिफाइड, लेकिन रिलेटिव को एग्जेम्पशन दे रखी है ऑफ ₹1 lakh. However, relative can hold securities up to ₹1 lakh. Market price या face value? Face value. रिलेटिव चाहे तो 1 लाख फेस वैल्यू तक के शेयर्स होल्ड कर सकता है, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता उसका 1 लाख से लिमिट एक्सीड हो गया तो लॉ ने एक और एग्जेम्पशन पॉइंट दिया है कि अगर उसकी लिमिट, इफ द लिमिट एक्सीड्स बियॉन्ड 1 लाख, देन करेक्टिव एक्शन हैज टू बी टेकन विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर अगर रिलेटिव ने अपने शेयर्स बेचकर वापस 1 लाख रुपए की लिमिट तक के अंदर आ गया तो ही कैन कंटिन्यू, ये पर्सन कंटिन्यू रह जाएगा। सो अगर पर्सन के पार्टनर ने, पर्सन के रिलेटिव ने कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में या तो सिक्योरिटी होल्ड करी है, या याद करो कंपनी मांगती है, मतलब दीज पीपल आर इंडेप्टेड टू कंपनी, इंडेप्टेड टू कंपनी मतलब कंपनी मांगती है, हैव indebtedness of amount exceeding
₹5 लाख। अगर पर्सन या पर्सन के पार्टनर से या पर्सन के रिलेटिव से कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज मांगती है क्या, अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, किसी भी केस में, इन वट एवर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लोन दिया, शॉपिंग करी क्रेडिट पर, किसी भी तरीके से अगर उधारी 5 लाख से ज्यादा है, किस पे, या तो इस पे या इस पे या इस पे, तो ये पर्सन इन कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। सिमिलरली लास्ट पॉइंट, अगर पर्सन या पर्सन के पार्टनर ने या पर्सन के रिलेटिव ने गारंटी दे रखी है, हैज गिवन गारंटी और सिक्योरिटी, किसको, इन कंपनीज को, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, खुद के नहीं, अगेंस्ट थर्ड पर्सन ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख। अगर 1 लाख को एक्सीड करते हुए गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है तो भी ये पर्सन इस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। मैं कंपनी की ऑडिटर हूँ, सपोज दिव्या मेरे पास आई, मैम लोन नहीं दे रही है कंपनी, आप अपने नाम के साथ दे सकते हो, तो मैंने कहा चलो कंपनी में चलते हैं। मैं कंपनी में गई, वहाँ पर सपोज फॉर एग्जाम्पल निखिल बैठा था, मैंने निखिल को बोला यार प्लीज़ दिव्या को लोन दे दो, तो निखिल ने कहा कि मैम मैं ऐसे नहीं दे सकता, सिक्योरिटी या गारंटी होना ज़रूरी है। दिव्या ने कहा कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मैंने कहा चलो निखिल अगर इनकेस दिव्या नहीं पे कर पाई तो मैं पे कर दूंगी, याद आ रहा है, अगेंस्ट थर्ड पर्सन, और लोन का अमाउंट है सपोज 2 लाख, व्हाटएवर 1 लाख से ज्यादा है, तो मैंने मतलब ऑडिटर ने गारंटी दे रखी है अगेंस्ट थर्ड पर्सन दिव्या, किसको, कंपनी को जिसमें मैं ऑडिटर हूँ। सिंस द अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹1 लाख, आई कैन नॉट कंटिन्यू एज ऑडिटर। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे, हमने अब तक टोटल 7 पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया है। अब आगे, आई होप कोई डाउट नहीं आ रहा हो, वन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो now we will start with the 8th point, which is very interesting point। अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो 8th point में हमने ये डिस्कस करा था कि अगर पर्सन का या पर्सन की पार्टनरशिप फर्म का क्या है बिजनेस रिलेशनशिप। व्हाट इज बिजनेस रिलेशनशिप? एनी रिलेशनशिप विच इज नॉट पर्सनल, जिसमें कोई कंसिडरेशन अटैच्ड हो, राइट कुछ भी कंसिडरेशन, कोई भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन, कमर्शियल नेचर, परचेज, सेल ऑफ गुड्स, अवेलिंग सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर पर्सन का या पर्सन की फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है किससे, या तो कंपनी से, या कंपनी की होल्डिंग कंपनी, या कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, या कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज से, या एसोसिएट की बाकी सब्सिडियरीज से। चेन वही है, बस पहले ये नहीं था, अब ये भी आ गया। बता चुकी हूँ सब्सिडियरी की सब्सिडियरी तो वैसे भी सब्सिडियरी होती है, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट दिए। तो अगर पर्सन या पर्सन की फर्म का कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज, एसोसिएट की सब्सिडियरीज के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन या ये फर्म इन कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती, राइट। हाउएवर बहुत झगड़े हुए इस पॉइंट्स पे, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप तो कैसे भी स्टैब्लिश हो सकता है। तो अगर हम बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए, मतलब सपोज अगर मैंने ऑडिट सर्विसेज भी दे दी है तो भी बिजनेस रिलेशनशिप अटैच हो गया, तो लॉ ने कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप एक्सक्लूड्स 2 पॉइंट्स। कोई भी चीज ऑडिट रिलेटेड सर्विस, अगर पर्सन या फर्म ने सर्विसेज दी है इन नेचर ऑफ ऑडिट या ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज प्रिस्क्राइब बाय सी एक्ट, कंपनी एक्ट, तो ये पर्सन बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं माना जाएगा। या बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है बट एट अ या एन आर्म्स लेंथ प्राइस, जिसको अपन फेयर मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं।
मतलब जितना आप दूसरों से चार्ज कर रहे हो उतना ही अगर आपने ऑडिटर से चार्ज करा है एट अ रीजनेबल फेयर मार्केट प्राइस, एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस, तो इन दैट केस ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा और ये पार्टनरशिप फर्म या पर्सन ऑडिट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द 8th पॉइंट। अगर सबको डिस्काउंट 10% दिया है तो हमको भी डिस्काउंट 10% तक एलिजिबल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमको डिस्काउंट दिया तो ये बिजनेस रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाएगा एंड वी विल नॉट बी एलिजिबल टू परफॉर्म एनी ऑडिट सर्विसेज। मतलब वी आर नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट में सिंपल लिखा है कि अगर पर्सन का रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव के बारे में लिखा है, अगर पर्सन का रिलेटिव कंपनी में, याद करो, डायरेक्टर है या लाइक अ डायरेक्टर है, डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर है या की मैनेजरियल पोजीशन पर है, की मैनेजरियल पोजीशन हु इज होल्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर पर्सन का रिलेटिव, अब यहाँ पर मैं रिलेटिव की डेफिनेशन पहले से पेंडिंग है, बता देती हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है, ऑलरेडी टोल्ड यू क्या क्या। सबसे पहले स्पाउस, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, दैट्स इट, एंड मेंबर्स ऑफ एचयूएल। तो अगर पर्सन का रिलेटिव डायरेक्टर है या डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर है या की मैनेजरियल पोजीशन पर है तो वो पर्सन कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब अगर एक्स और वाई दो भाई है, एक्स सीए है और वाई सपोज कंपनी का डायरेक्टर है किसी ए लिमिटेड का, क्योंकि ए लिमिटेड का डायरेक्टर है वाई और वाई का रियल ब्रदर है एक्स, तो एक्स कितना भी केपेबल क्यों ना हो, बट जिस कंपनी में वाई डायरेक्टर है वो उस कंपनी में ऑडिटर बनकर नहीं जा सकता। डायरेक्टर जैसा या की मैनेजरियल पोजीशन पर, राइट। उसके बाद आई थिंक 10th पॉइंट कि अगर पर्सन ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है जिसकी वजह से उसको जेल हुई हो एंड 10 ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स तक वो ऑडिट नहीं कर सकता, 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस टू जेल, जिस दिन उसको जेल हुई है उस दिन से इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेल का पीरियड, इररिस्पेक्टिव ऑफ, अगर जेल 5 साल की हुई है, 3 साल की हुई है, 8 साल की हुई है, इररिस्पेक्टिव वो अगले 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन मैम अगर जेल 12 साल की हुई है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग 12 ईयर्स तक वो कोई ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि 10 ईयर्स के लिए तो कंपनी एक्ट ही मना करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि कोई भी क्रिमिनल या कॉन्विक्ट जब तक जेल में है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, तो फिर वो विच एवर इज हायर कंसिडर करेंगे, वरना 10 ईयर्स का तो एग्जामिशन इसमें या डिस्क्वालिफिकेशन लॉ ने डाला ही है, राइट। एक और छोटा पॉइंट है बिफोर वी स्टार्ट विद द बड़ा वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट 11th पॉइंट में ये लिखा है कि अगर पर्सन ने सेक्शन 144 क्या था, नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, तो अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दी है, पर्सन ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एनी पर्सन या एनी पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, व्हाटएवर द केस इज, अगर कंपनी को या कंपनी की होल्डिंग या कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी को कौन सी सर्विसेज दे रहा है, सेक्शन 144 में जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, जिनके लिए लॉ ने मना किया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, अगर आपने वो सर्विसेज दी है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। सो दीज आर द 11 पॉइंट्स एंड नाउ द लास्ट पॉइंट विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, याद करो कौन सा है, इसको याद आ रहा है, एक सीए मैक्सिमम कितनी कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, 20, वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो लास्ट 12th पॉइंट क्या लिखा है कि या तो पीसीए जॉब, मतलब या तो एक सीए जॉब में जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में, या एक सीए प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो जॉब में जा रहा है तो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है क्या वो उसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? कैन ही बी ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड इफ केस नंबर 1
he is employee of X Limited या if he is employee of Y Limited. जिस कंपनी में ऑडिट कर रहा है उसी कंपनी में एम्प्लॉय बन ही नहीं सकता, ना तो पार्ट टाइम ना फुल टाइम, सोच भी नहीं सकता. पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सीजनल, whatever, हाई लेवल, लोअर लेवल, मिड लेवल एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी में ऑडिटर हो, सॉरी एम्प्लॉय हो, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते. सिमिलरली आप ऑडिटर बनना चाहते हो एक्स लिमिटेड के, बट यू आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, तो चेक करो आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो. अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो पॉइंट नंबर 12 कहता है कि आप ऑडिटर नहीं बन सकते. जब आप कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकालोगे, और क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप ऑडिटर बन ही नहीं सकते. बट इफ यू आर इन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, यस यू कैन बिकम ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, बट अ प्रायर अप्रूवल ऑफ ICAI इज रिक्वायर्ड. आप वाई लिमिटेड के पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो तो आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर बन सकते हो अगर ICAI से आपने पहले अप्रूवल ली है, उन्होंने हाँ कर दिया है तो. सिमिलरली प्रैक्टिस के केस में एक CA मैक्सिमम टू मैक्सिमम या रादर एक PCA मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन 1 financial year कैन ऑडिट हाउ मेनी कंपनीज, टोटल 20 कंपनी ऑडिट्स. एक CA मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स कर सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. एक PCA एक साल में 20 कंपनियों की हद से हद ऑडिट कर सकता है, दैट्स इट. हाउएवर इस 20 की गिनती में क्या क्या एक्सक्लूडेड है? इस 20 की गिनती में OPC, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज और ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ या उससे कम है, बरोबर 100 करोड़ और उससे कम, तो वो इस 20 की गिनती में नहीं आएगी. राइट, प्रोवाइडेड इन सब कंपनीज ने प्रॉपर्ली अपने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट फाइल किया हो. ये कमेंटमेंट था जो मैंने तुम्हें साथ में लिखवा दिया था. तो एक ऑडिटर एक साल में पूरे आजीवन नहीं है, एक साल में 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है. हाउएवर एक हायर लिमिट किसने दी है? CA एक्ट में. CA एक्ट कहता है, CA एक्ट 1949 की एक ऑडिटर एक साल में मैक्सिमम कितनी ऑडिट्स कर सकता है? 30 ऑडिट्स विदाउट एनी एग्जेम्पशन, यानी 20 एज पर कंपनी लॉ, बट दीज आर एक्सक्लूडेड. हमको ऐसा लगा था कि इनके अलावा 20 कर सकते हैं, पर इनको कितना भी करो कोई रोक टोक नहीं है. मैं 100 स्मॉल कंपनीज की ऑडिट कर लूँगी, लेकिन इसके ऊपर क्या लग गया? CA जो कहता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी ऑडिट्स कर सकते हो? 30 ऑडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग द एग्जेम्पशन. मतलब इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है, तो ये टोटल लिमिट है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 कंपनी ऑडिट्स. दिस इज ऑल विथ योर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट. ये पूरा सेक्शन जब खत्म होता है तब एक लाइन लिखी हुई आती है कि ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स ना सिर्फ स्टार्टिंग में चेक करेंगे, मतलब जब ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तब तो चेक करना ही है कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, बल्कि पूरे टाइम अप टू द पूरा टेन्योर ऑफ द ऑडिटर हमें नजर रखनी है कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा. क्योंकि अगर बीच में भी if in any case if the point of disqualification attracts during the tenure of the auditor shall stand disqualified immediately. बीच में ऑडिटर को पैसे चाहिए थे, मैंने शेयर्स दे दिए, उन्होंने शेयर्स होल्ड कर लिए और वो डिस्क्वालीफाई हुए, उनको हाथों हाथ जाना पड़ेगा. द इमीडिएट वेकेशन ऑफ ऑफिस इट विल क्रिएट अ कैजुअल वैकेंसी. सो दिस वाज ऑल विद डिस्क्वालिफिकेशंस. सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 141 which was a बड़ा टॉपिक. Section 141 said qualifications and disqualifications of auditor.
बैक टू बैक मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 144, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन लेंगे। 144 क्या कहता है? 144 कहता है कि कोई भी ऑडिटर या ऑडिट फर्म, याद करो, कोई भी ऑडिटर या ऑडिट फर्म ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ऐसा कोई भी काम करेगी जो सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड है। मतलब ऑडिटर या ऑडिट फर्म विल नॉट, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शैल, लॉ ने मना किया है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नॉट रेंडर एनी सर्विस, कोई भी सर्विस विच इज प्रोहिबिटेड, कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 144। इसको हम प्रोहिबिटेड सर्विसेज भी बोल सकते हैं या इसको हम नॉन ऑडिट सर्विसेज भी बोल सकते हैं। किसको? नॉट ओनली टू कंपनी बट कंपनी की होल्डिंग कंपनी को भी और कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी को, ना तो कंपनी को, ना होल्डिंग को, ना सब्सिडियरी को। ऑडिटर, जिस कंपनी के आप ऑडिटर हो, उस ना तो उसकी, ना उस कंपनी को, ना उसकी होल्डिंग को, ना सब्सिडियरी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ऐसी कोई भी सर्विस रेंडर नहीं कर सकते जो सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड है। 144 वाली प्रोहिबिटेड सर्विसेज याद करो, आई ऑफ माँ बाप, आई कैन नॉट गिव इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। अगर मैं कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, तो मैं कंपनी की इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकती। आई फिर अकाउंट्स बना नहीं सकती, बनवा नहीं सकती और तरीका नहीं बता सकती। तो अकाउंट्स बना नहीं सकती, इट्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज। बनवा नहीं सकती मतलब किसी से आउटसोर्स नहीं करवा सकती, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तरीका नहीं बता सकती मतलब डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तरीका नहीं, सिस्टम नहीं बता सकती कि आप इस तरीकों को अप्लाई कर कर ना बुक्स बना लो, मुझे अच्छी लगेगी। जैसे मैंने ऐसी कोई एडवाइस दे दी, आई एम बाउंड टू माई एडवाइस। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि सपोज तुमने मेरे बताए हुए सिस्टम से बुक्स बना ली, फिर मुझे पसंद नहीं आई तो, या मुझे गलतियां दिखी तो तुम तो मुझे पे ब्लेम डालोगे कि मैम ने, आपने ही तरीका बताया था, आपने ही बताया था आउटसोर्स इससे करवा लो, ये बुक्स अच्छी बनाता है। तो मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं दूंगी। सो इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग कराना, सिस्टम बताना। आई विल नॉट डू कंपनी के अंदर की पंचायती, आई एम नॉट रेंडरिंग एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसे लोगों को रिक्रूट करना, कंपनी के स्टाफ का ध्यान रखना, ये मेरा काम नहीं है। सिमिलरली आई एम नॉट गिविंग एनी एक्चुअल सर्विसेज। मैं कंपनी को किसी भी तरह की वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं दूंगी कि आपके बैलेंस शीट में जो फिगर्स निकल रहे हैं उसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगी। जब ऑडिट ही मुझे करनी है, एग्जामिन ही मुझे करना है, तो वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं मेरे किए हुए काम को चेक नहीं कर सकती, और अगर करा भी तो इट विल बी अ बायस्ड चेकिंग, इट विल नॉट बी एन इंडिपेंडेंट चेकिंग। सो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्चुअल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। ना तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे सकती हूँ, ना मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे सकती हूँ। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कंपनी जिसकी मैं ऑडिटर हूँ उसको कहीं पैसे लगाने हैं, आई विल नॉट गिव एनी एडवाइस। अगर मैंने एडवाइस दे दी और कल को लॉस हो गया तो नो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, नो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, नो अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज, एंड एक और डब्बा है यहाँ पर जिसे बोलते हैं रिस्क राइट सर्विसेज। इट्स अ खाली डब्बा टिल नाउ। तो अगर लॉ को लगता है कि टाइम टू टाइम कोई आएगी सर्विस तो इसमें हम कवर कर देंगे। सो ये सारे काम हम कहाँ नहीं कर सकते? जिस कंपनी में मैं ऑडिटर हूँ या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडियरी कंपनी में। हाउएवर इसमें ट्रांजिशन पीरियड कितना दिया था? 1 ईयर। 1 ईयर क्यों? कि जो भी पुरानी कंपनीज है, जो कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 पर शिफ्ट हुई है, तो क्योंकि इसमें 144 नाम का कोई सेक्शन नहीं था, इधर है, इधर कोई सर्विसेज प्रोहिबिटेड नहीं थी, आप कुछ भी करो।
तो अगर कोई कंपनी शिफ्ट हुई है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को हम अपने लॉ के हिसाब से 1 ईयर दे रहे हैं कि आप 1 साल ले लो, आप अपने 1 साल में जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है पूरे कर लो, बट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है, उसके बाद आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये लॉ कब कमेंस हुआ? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक आप ये काम कर सकते हो, लेकिन 2015 1 अप्रैल को आप अब ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजिशन पीरियड, हाउएवर इट्स एन आउटडेटेड प्रोविजन नॉट टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। The last thing left in the section is directly indirectly section word की definition. So directly का मतलब खुद से, मैंने पूरी टेबल ड्रॉ करवाई थी इसमें, याद करो। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं और अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो डायरेक्टली मतलब हिमसेल्फ या हरसेल्फ, व्हाटएवर द केस इज, या इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में इटसेल्फ और थ्रू इट्स पार्टनर्स, ये तो हो गया डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का मतलब इंडिविजुअल का रिलेटिव, अगर इंडिविजुअल कंपनी में ऑडिटर है तो उसका रिलेटिव 144 वाली सर्विस नहीं दे सकता, या वाइस वर्सा। अगर रिलेटिव ऑडिटर है तो अगर मेरा रिलेटिव कंपनी में ऑडिटर है तो मैं उस कंपनी को 144 वाली सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकती। सो रिलेटिव हो गया। उसके अलावा एनी एंटिटी जिसमें से इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, या ऐसी एंटिटी जिसका कॉमन ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क है। दैट्स इट। सिमिलरली पार्टनरशिप फॉर्म में इसमें रिलेटिव नहीं है, बाकी ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। मेरी और सपोज फॉर एग्जाम्पल अंजलि की कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और एक हमने दुकान खोली है, उसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है, तो फिर वो पर्टिकुलर शॉप अगर अकाउंट मेकिंग सर्विसेज रेंडर करिए तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडिटर ही चला रहा है उसको। सो एंटिटी, पार्टनरशिप फॉर्म वाली ऐसी एंटिटी जिसमें पार्टनर्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, या कोई कॉमन ब्रांड नेम ट्रेडमार्क से बनी है। यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, पार्टनर्स के रिलेटिव कहीं नहीं लिखा है। लिखा है ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, एनी पार्टनरशिप फॉर्म हैविंग एनी कॉमन पार्टनर। कॉमन पार्टनर का मतलब अगर ए और बी कंपनी के ऑडिटर है तो क्या ए और सी कंपनी के अकाउंट्स बना सकते हैं? नहीं, बिकॉज ए इज अ कॉमन पार्टनर। दैट्स ऑल विथ सेक्शन 144। तो हमने 2 सेक्शन रिवाइज कर लिए हैं, सेक्शन 141 एंड सेक्शन 144। आई होप समझ आ रहा होगा। मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो। फर्दर वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन 139। ओके ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विथ सेक्शन 139 का रिविजन। सेक्शन 139 का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए जैसे यू ऑलरेडी नो कि वी कैन डिवाइड द सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स, सॉरी द प्रोविजन इनटू 2 पार्ट्स, गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियां 50% से ज़्यादा जिसका कैपिटल इज ओन्ड कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली एंड जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी भी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हमेशा हर हाल में कौन अपॉइंट करता है? द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय CAG का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एनी अदर कंपनी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन को स्टडी करते हैं। तो ऑडिटर को भी मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। जस्ट कंपनी बनी है, कंपनी का पहला ऑडिटर, विच इज फर्स्ट ऑडिटर, एंड उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर, जिस दिन कंपनी बनी है, कंपनी जिस दिन बनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के
60 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? CAG। अगर 60 डेज में CAG फेल हो गए तो कौन अपॉइंट करेगा? 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग कराएंगे और वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर CAG भी फेल हो गया 60 दिन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 30 दिन में फेल हो गया, तो उसके नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेगा EGM में बैठकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर ऑडिटर को। और ये जो ऑडिटर फर्स्ट टाइम कंपनी में आया है वो कब तक कंपनी में रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। वो अपनी पहली AGM सेक्शन 146, हर ऑडिटर को AGM अटेंड करनी पड़ेगी, तो वो अपनी एक AGM अटेंड करेगा। सेक्शन 139 में लिखा है कि फर्स्ट ऑडिटर कब तक कंटिन्यू करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। सिंपल। फर्स्ट AGM कंप्लीट करके वो चला जाएगा, लेकिन इसका जाना और दूसरे का आना कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG। तो आएगा CAG के थ्रू पर जाएगा AGM कंप्लीट करके। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी यही लिखा है कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर को हमको ऑडिटर अपॉइंट करना है, फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो जिस दिन फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के कितने दिनों के अंदर अंदर? 180 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? CAG अपॉइंट करेंगे। मैम अगर ये नहीं कर पाए तो कोई प्रोविजन नहीं है, तो डायरेक्ट रेफरेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो 180 डेज के अंदर अंदर CAG ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और CAG ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद ऑडिटर कब तक कंटिन्यू करेगा? अगेन उसको अपनी एक AGM तक सुनना है, अकाउंट्स को फाइनलाइज करके ऑडिट करके, अकाउंट्स को फाइनलाइज करके जब कंपनी देगी तो उसको ऑडिट कर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। जाने का टाइम फिक्स है, क्या? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। आने का टाइम CAG डिसाइड करेगा, जाने का टाइम AGM डिसाइड करेगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट कंपनीज प्रोविजन। अब मैं बात करूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन की, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे CAG का कोई इंटरवेंशन, कोई पंचायती नहीं है। जिस दिन कंपनी बनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? CAG तो है नहीं, तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देंगे कि भाई कंपनी जस्ट बनी है, पहला ऑडिटर आप ही अपॉइंट कर लो, मेंबर्स की मीटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वैसे तो मौका पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही देंगे, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में इन केस नहीं कर पाते हैं तो हम शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कितने दिनों के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर। मेंबर्स को बोलेंगे, मेंबर्स कहाँ बैठेंगे? EGM में, और कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेगा? फर्स्ट ऑडिटर है तो उसका टेन्योर फिक्स है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। ये तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इधर CAG का कोई रोल नहीं है। तो जब फर्स्ट ऑडिटर अपनी फर्स्ट AGM में चला जाएगा, उसी मीटिंग में बैठकर मेंबर्स सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में लिखा है कि ऑन द फर्स्ट AGM ऑडिटर अपॉइंट होगा। कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स। कौन सा रेजोल्यूशन पास कर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर। तो फर्स्ट AGM में मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करा, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू करेगा? याद करो, टिल द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM ही विल कंटिन्यू। बोले तो कितने ईयर्स? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, लेकिन 5 ईयर्स कहना एकदम गलत होगा। बट दिमाग में रखने के लिए जिस AGM में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, उस AGM को अगर फर्स्ट AGM माने तो ही विल कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। फर्स्ट को आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ AGM पर उसका टेन्योर खत्म होगा। मैम उसको बीच में रिमूव कर सकते हैं, हाँ, सेक्शन 140। मैम वो बीच में जा सकता है या छोड़ के, हाँ, सेक्शन 140। लेकिन उसका टेन्योर कितना है? वो चाहे तो कब तक रह सकता है? पूरे 5 साल। 5 साल मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM।
एजीएम शुरू होने पर, मतलब शुरू होने के पहले चला जाएगा या पूरी खत्म करके जाएगा? तो टर्म लिखा हुआ है टिल द कंक्लूजन ऑफ, हर जगह मैंने वर्ड लिखा है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। अपने हिस्से की एजीएम पूरी सुनकर, पूरी कार्यवाही कर कर ही वो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा अपॉइंटमेंट का प्रोविजन। गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर 60 30 60, गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर 180। जाने का टाइम फिक्स है, फर्स्ट एजीएम फर्स्ट ऑडिटर एंड नेक्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट ऑडिटर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर 30 90 एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम पे आया, सिक्स्थ एजीएम पे गया। दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना है, डिस्कस कर लिया। कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, किस क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है, डिस्कस कर लिया सेक्शन 141 में। लेकिन ऑडिटर का नाम कौन डिसाइड करेगा? तो ऑडिटर का नाम डिसाइड करने के लिए कुछ कंपनीज तरह तरह की कमिटीज बनाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर सारा काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देते हैं अपने अपने काम के साथ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ लोग मिलकर क्या बनाते हैं कंपनी में, ऑडिट कमिटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है, सारी कंपनियों को ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी नहीं है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ कुछ कंपनीज है जिनको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, बाकी लोग चाहे तो मैंडेटरी नहीं वॉलंटरीली बना सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी सपोज नहीं है या है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो सारा काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो सारा काम कौन करेगा, ऑडिट कमेटी। मैम फिर से रिपीट करो, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मेंबर्स को क्या करेंगे, ऑडिटर का नाम रेकमेंड करेंगे कि हम ये सोच रहे हैं कि आप ना चेतन को ऑडिटर बना दो, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को बोला, मेंबर्स ऐसा नहीं अपने एजीएम में पॉकेट में एक चिट डाल के लाएंगे ऑडिटर के नाम की, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मेंबर्स को रेकमेंड करेंगे कि हमने सब सोच समझकर इवैल्यूएट कर कर चेतन का नाम रेकमेंड किया है। आपको अगर चेतन का नाम सही लगता है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर कर चेतन को क्या कर दो, अपॉइंट। नहीं लगता है तो हम दूसरा नाम रेकमेंड करेंगे, पर नाम तो रेकमेंड कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर तो क्या होगा, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, नाम रेकमेंड करेगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ऑडिट कमेटी ने नाम रेकमेंड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर नाम सही लगता है तो ही वो ये नाम किसके सामने पेश करेंगे, मेंबर्स के सामने। अगर ऑडिट कमेटी है तो नाम रेकमेंड करने का राइट किसका है, ऑडिट कमेटी का। बोर्ड को दिया, बोर्ड ने आगे मेंबर्स को दिया अगर उनको सही लगा तो, और अगर मेंबर्स को भी सही लगा तो अल्टीमेटली अपॉइंट तो कौन करेगा, मेंबर्स ही करेगा। लेकिन सपोज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाम सुनकर सही नहीं लगता है इन केस, तो वो ऑडिट कमेटी को वापस क्या कर सकती है, याद करो नाम, रेफर बैक साइटिंग रीजंस, कि हमें ये नाम सही नहीं लग रहा है, प्लीज हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, हमें क्यों सही नहीं लग रहा है ये नाम, उसके हम रीजन साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर ऑडिट कमेटी को रीजंस पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ यार नाम सही नहीं था, तो ऑडिट कमेटी चाहे तो चेंज कर कर वापस बोर्ड को दे सकता है। लेकिन इस बार अगर ऑडिट कमेटी ने भी सोच लिया कि नहीं, वी विल नॉट कंसिडर या रादर वी विल नॉट रिकंसिडर द ओरिजिनल रेकमेंडेशन, हम अपने ओरिजिनल रेकमेंडेशन पे कुछ दोबारा नहीं सोचना चाहते हैं, हमने जो नाम दिया है वो फाइनल है, और उन्होंने भी साथ में क्या रिकॉर्ड करें, रीजंस। अब अगर रीजंस उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाम सही लगने लगता है कि हाँ ऑडिट कमेटी भी सही कह रही है, हम फालतू में बात पहले मना कर रहे थे, अगर बोर्ड को नाम अच्छा लगा तो बोर्ड मेंबर्स को दे देगा। लेकिन अगर बोर्ड को अभी भी नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड मेंबर्स के सामने दो चीजें रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद का भी एक रिकमेंडेशन अटैच करेंगे, प्लस
ऑडिट कमेटी का भी रिकमेंडेशन अटैच करेंगे और रीजंस बताएंगे कि वैसे तो ऑडिट कमेटी ने ए का नाम सजेस्ट किया था पर हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम अपने साइड से बी का नाम भी दे रहे हैं। आपको जो समझ आता है, जिसको समझ आता है, आप ऑडिटर बना सकते हो। मैम ये नाम कैसे फाइनलाइज होगा? देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं प्रणव को ऑडिटर बनाना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रणव से पूछूंगी, प्रणव तुम मेरी कंपनी के ऑडिटर बनना चाहते हो, तो देखो तुम अपॉइंटमेंट के बाद मना तो नहीं करोगे, रिटन कंसेंट ले ली। प्रणव से पूछेंगे कि प्रणव तुम्हारे क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करो कि किसी भी पॉइंट में डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा अपॉइंटमेंट हो जाए और पता चले कि तुम डिस्क्वालिफाइड हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव शेयर्स होल्ड कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ जितने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस जो चल रहे हैं या जो पास हो चुके हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पेंडिंग अगेंस्ट, प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट ऑडिटर पूछेंगे, या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑर्डर्स पास्ड अगेंस्ट द ऑडिटर, ये भी पूछेंगे। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सारी चीजें पूछेंगे अपॉइंटमेंट टर्म्स कंडीशंस के अंदर है या नहीं, लिमिट्स के अंदर है या नहीं, ये सारा काम कौन करता है? अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी करेगा, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड ये सारा काम करेगा। तो ये सारा काम कर कर हम एक नाम फाइनलाइज करते हैं। नाम को ऑडिट कमेटी बोर्ड को देगा, बोर्ड मेंबर्स को देगा, और अगर मेंबर्स को सही लगता है तो हम उस पर्सन को क्या बना देंगे? ऑडिटर बना देंगे। एक बार जब प्रणव ऑडिटर बन गया, जिस एजीएम में प्रणव ऑडिटर बना है, उस एजीएम के जस्ट बाद कंपनी की क्या ड्यूटी है? एजीएम के बाद जिसमें ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या द कंपनी शैल हाथों हाथ इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेगी? सबसे पहले ऑडिटर को कि प्रणव आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, ध्यान रहे आप कहीं और हाँ मत करना, ऐसा ना हो कि 20 से ज्यादा लिमिट एक्सीड हो जाए। तो इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म द ऑडिटर एज वेल एज विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वी विल इन्फॉर्म द कंपनी, सॉरी द कंपनी विल इन्फॉर्म, कंपनी शैल इन्फॉर्म ROC इन फॉर्म नंबर क्षितिज, अदिति नहीं, ADT 1 के अंदर अंदर हम लोगों को क्या करना है? ROC को इस फॉर्म को इन्फॉर्म करना है। कंपनी किसको? सबसे पहले हम ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर ADT 1 फाइल करेंगे ROC को हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनको फाइल करेंगे और अपॉइंटमेंट का काम करेंगे। समझ आया? अब अपॉइंटमेंट के अंदर दो चीजें बाकी हैं, एक तो तीन, रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन एंड फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। लेट्स फिनिश दैट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ये पूरा समझ आ गया? नाम कैसे फाइनलाइज होगा, ऑडिट कमेटी का क्या रोल होता है, बोर्ड का क्या रोल होता है। बोर्ड, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ने मेंबर्स को बोला, ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को, बोर्ड ने मेंबर्स को, मेंबर्स ने अपॉइंट कर दिया तो कंपनी ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी और 15 दिन के अंदर अंदर ROC को इन्फॉर्म करेगी। हुआ ये कि हमने सपोज फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी को ऑडिटर अपॉइंट करा था, एकदम सही तरीके से अपॉइंट किया था, आफ्टर वैलिड या लीगल अपॉइंटमेंट, एकदम सही तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ था। सपोज फर्स्ट एजीएम पर, मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो वैसे तो वो कब तक रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। आफ्टर अ वैलिड, प्रॉपर तरीके से, लीगल मतलब एकदम सही तरीका, सही रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर का क्या किया है हमने? अपॉइंटमेंट कराया। वैसे तो उसका टर्म एक्सपायरी कब आता? 6th एजीएम पर सपोज 2nd एजीएम चली गई, यहाँ पे ये 3rd एजीएम, ये 4th एजीएम और ये 5th। 3rd एजीएम के बाद एक दिन वो ऑफिस आ रहा था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो ऊपर चला गया, पोस्ट खाली हो गई। इट विल क्रिएट अ कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि जगह खाली हो गई हमें फिल तो करनी पड़ेगी, तो कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? लिखा है गवर्नमेंट कंपनी में तो सबसे पहले किसको बोला जाता है? CAG। तो जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर CAG ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर 30 डेज में नहीं कर पाए तो अगले 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे।
सिमिलरली अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो सीएजी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होते ही 30 डेज के अंदर अंदर कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। समझ आया? लेकिन अगर ऑडिटर की डेथ नहीं होती, कैजुअल वैकेंसी और भी रीजन से क्रिएट हो सकती है, जैसे ऑडिटर की डेथ हो गई, या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, या ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन करना कोई छोटी बात नहीं है, बीच में से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ब्लंडर, जिसकी वजह से ऑडिटर ने रिजाइन किया होगा। तो अगर ऑडिटर ने रिजाइन करा है, तो देखो गवर्नमेंट कंपनी में तो बहुत क्रिस्टल प्रोविजन है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी फिल करेगी, लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही मौका दे रहे हैं, तो वो इस पावर को अब्यूज ना कर दे, इसके लिए लिखा गया है कि इन केस इफ द ऑडिटर हैज रिजाइंड, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, फिल तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में। बट सच appointment, which appointment? This appointment shall be ratified, shall be ratified, approved, ratified को हम approve भी बोल सकते हैं, in general meeting within 3 months। मैंने यहाँ पे AGM कुछ नहीं लिखा है, 3 months में आपको जो भी मीटिंग होते हुए दिखती है, अगर 3 months के अंदर अंदर आपको कोई AGM होते हुए दिख रही है, तो AGM में भी हम अप्रूवल ले सकते हैं कि डी ऑडिटर था, उसने रिजाइन कर दिया, हम ई को लेकर आए, ई को क्यों लेकर आए, डी को क्यों रिजाइन, डी ने क्यों रिजाइन करा, ये सब हम मेंबर्स के सामने पेश करेंगे और मेंबर्स अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे विदिन 3 months। दिस इज ऑल विथ योर कैजुअल वैकेंसी। जैसे इंसान की डेथ होती है, वैकेंसी क्रिएट, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड इट विल बी फिल्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है तो कैजुअल वैकेंसी होगी नहीं, अगर अपॉइंटमेंट होने के बाद कैजुअल वैकेंसी फिल हुई है तो हमेशा बोर्ड नॉन गवर्नमेंट के केस में अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट के केस में सीएजी, उसके बाद बोर्ड को मौका दिया जाएगा। राइट, ये तो थे। अच्छा हाँ, ये जो ऑडिटर आया है वो कब तक कंटिन्यू करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ बैलेंस नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब जब यहाँ पर डी गया और ई आया तो ई कब तक होल्ड करेगा अपना ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ 4th एजीएम। नाउ सपोज 4th एजीएम पर डी गया तो नेक्स्ट एजीएम तक, मतलब जो भी नेक्स्ट एजीएम आ रही है तब तक कैजुअल वैकेंसी वाला होल्ड करेगा, क्योंकि एजीएम पे तो वैसे भी मेंबर्स बैठकर या तो उसी को प्रॉपर ऑडिटर बना देंगे या किसी और को बना देंगे। तो हमेशा जब हम किसी की जगह पर अपॉइंट होते हैं तो नेक्स्ट एजीएम तक ही रहेंगे, उसके बाद अपने आप लॉ डिसाइड कर लेगा कि हम कंटिन्यू प्रॉपर ऑडिटर की तरह करेंगे या हमको जाना है। दिस इज ऑल विथ योर कैजुअल वैकेंसी के प्रोविजन। नाउ एक छोटा सा प्रोविजन है रीअपॉइंटमेंट वाला। क्या कोई भी ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है किसी भी ऑडिटर का? तो हाँ, लिखा है जो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम पर आया वो कब जाएगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। बट एवरी रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग मतलब जिसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, मैं यहाँ पर अपॉइंट हुई, राइट, यहाँ पे मैंने मेरा पूरा टेन्योर दिया, मैं यहाँ पर रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद मुझे जाना है, बट येस आई कैन बी, आई मे बी रीअपॉइंटेड, मेरा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड 3 चीजें ना हुई हो। एवरी रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड, हर जाने वाला व्यक्ति वापस कंपनी में ऑडिटर बन के आ सकता है, लेकिन 3 चीजें अगर नहीं हुई हैं तो कौन सी 3 चीजें? अगर उसने खुद ने मना नहीं किया है, मैंने खुद ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना, तब आप मुझे जबरदस्ती तो नहीं ला सकते, तो एक्सप्रेस अनविलिंगनेस। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, मैंने खुद ने मना कर दिया या लॉ ने मना कर दिया, मैं डिसक्वालिफाइड की क्राइटेरिया में आ गई या नॉट क्वालिफाइड के क्राइटेरिया में आ गई। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 141। मैंने कंपनी की शेयर्स होल्ड कर लिए या कंपनी को गारंटी दे दिया, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट अट्रैक्ट हो गया, मैंने मना कर दिया या लॉ ने मना कर दिया
या मेंबर्स ने मुझे एक्सप्रेसली निकाल दिया, एक्सप्रेस रिमूवल, मेंबर्स एक्सप्रेसली रिमूव्ड बाय पासिंग रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? मेरी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर दिया ऑर्डिनरी, या मुझे निकाल दिया स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू अपॉइंट समवन एल्स, या स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिमूव मी, कि मैम आप तो जाओ, अब आप नहीं आओगे, एक्सप्रेस से निकाल दिया। या मैम आपका पता नहीं, बट इस बार हमने सोचा है कि मिस्टर ए को हम ऑडिटर बनाते हैं, अपॉइंटिंग समवन एल्स। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यस, आई मे कम बैक। हर रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने खुद ने मना नहीं किया हो, या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो, या उसको एक्सप्रेसली रिमूव ना किया हो तो। सो दिस इज ऑल विथ योर कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन, एंड दिस इज ऑल विथ योर रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन। एंड सेक्शन 139 में, अच्छा 139 में एक और चीज़ लिखी है, पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन में हमेशा LLP इंक्लूडेड है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है उसी तरीके से रीअपॉइंटमेंट होता है। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और नहीं मिल रहा चलो मैं ही बैठ जाती हूँ। वापस आने के लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिएगा। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है उसी तरीके से रीअपॉइंटमेंट होगा, राइट? ये चीज़ लिखी हुई है। और रिकमेंडेशन की बात बोलूँ तो ऑडिट कमेटी अगर है तो सारा रिकमेंडेशन कौन इनिशिएट करेगा? ऑडिट कमेटी। और अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? एंड नाउ we will begin the last provision of section 139, which is tell me, rotation of auditors. rotation of auditor क्या कहता है? rotation of auditor ये कहता है कि मैं हर कंपनी पर लागू नहीं होता हूँ। rotation of auditor is not applicable on all the companies. It is only applicable in some companies. और जिन कंपनी पर रोटेशन लागू होता है उसके लिए क्या लिखा है? उसके लिए लिखा है कि अगर कोई ऑडिटर इंडिविजुअल है तो क्या होगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा। तो अगर एक इंडिविजुअल ने अपना एक टर्म, एनी इंडिविजुअल विच हैज रेंडर्ड वन टर्म ऑफ व्हाट? consecutive 5 years। इससे एक बात तो समझ आ गई कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर्स पर नहीं लगता, क्योंकि उनका टेन्योर 5 इयर्स का है ही नहीं, 1 साल का ही तो है। और एक और चीज समझ आ गई कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनीज पर नहीं लगता, क्योंकि उनका भी टेन्योर 1 ईयर का होता है। तो वो ऑडिटर जिसने अपना एक टर्म दे दिया है जो पूरे 5 साल का है, अगर उसने दे दिया है तो लिखा है कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी। उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। ये 5 इयर्स को हम क्या बोलेंगे? कूलिंग पीरियड। या हम इन 5 इयर्स को क्या बोल सकते हैं? ब्रेक। मतलब जिस कंपनी में मैंने मेरा पूरा टेन्योर दे दिया है 1 साल का, एक टर्म का, मतलब फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, मैंने फर्स्ट एजीएम पे मैं आई पूरा 6th एजीएम तक पूरा टेन्योर दे दिया है, तो अगले 5 इयर्स का मुझे क्या लेना पड़ेगा? ब्रेक लेना पड़ेगा। हर कंपनी पर रोटेशन नहीं लागू होता, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पार्टनरशिप फर्म में ऐसी पार्टनरशिप फर्म विच हैव रेंडर्ड 2 टर्म्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव 5 इयर्स। मतलब पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट को आई, 6th तक रही, 6th को गई और वापस आ गई और कितने 11th एजीएम तक कंटिन्यू करा, तो दिस इज 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। मतलब 5 + 5 10 इयर्स दे दिए। इसने पूरे 5 साल दिए तो 5 साल का ब्रेक, इसने पूरे 10 इयर्स दिए, तो सेम चीज कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी, ब्रेक लेना पड़ेगा। of the same company cannot become auditor for next 5 years। ब्रेक को कूलिंग पीरियड भी बोलते हैं। किसमें? इन सेम कंपनी। इंडिविजुअल ने 1 टर्म दिया तो 5 साल का ब्रेक, पार्टनरशिप फर्म ने 2 टर्म्स दिए तो 5 साल का ब्रेक। ओके,
इंडिविजुअल ने अगर टर्म दिया तो किस किस को ब्रेक लेना पड़ेगा? ब्रेक बाय होम, एक तो उसी इंडिविजुअल को ब्रेक लेना पड़ेगा, या उस इंडिविजुअल की अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उनको भी ब्रेक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज ए इंडिविजुअल है और ए बी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ए को ब्रेक लेना पड़ेगा 5 साल का, तो ए क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड। तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट सुनो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसका कोई भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है वो पूरी फर्म आउट, तो ए बी एंड कंपनी भी आउट। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म के केस में भी, पार्टनरशिप फर्म है ए बी एंड कंपनी, उन्होंने अपने पूरे 10 ईयर्स दे दिए, तो ब्रेक किसको लेना पड़ेगा? एक तो उसी खुद की पार्टनरशिप फर्म को, मतलब ए बी एंड कंपनी को, या एनी अदर पार्टनरशिप फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स। मतलब जैसे ए और सी है, बी और डी है, ये सब भी आउट हो गए। एंड इन फैक्ट यू नो व्हाट, पार्टनर्स, इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स भी, मतलब ए कॉमा बी इंडिविजुअली भी नहीं कर सकते, इनकी कोई पार्टनरशिप फर्म भी नहीं कर सकती। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल एक टर्म दे दिया तो 5 साल का ब्रेक, पार्टनरशिप फर्म 2 टर्म दे दिया तो 5 साल का ब्रेक। ब्रेक किसको लेना है? इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद या उसकी कोई पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो एसोसिएटेड है, और पार्टनरशिप फर्म के केस में एक तो वो ही पार्टनरशिप फर्म जिसने अपना पूरा टेन्योर दिया है, उसके पार्टनर्स और उनके पार्टनर्स की कोई भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो एसोसिएटेड पार्टनर्स है। इन सबको क्या लेना पड़ेगा? ब्रेक लेना पड़ेगा। बता चुकी हूँ कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में बीच में से कोई छोड़ के चला गया, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और सी छोड़ के चला गया इस टर्म को पूरा होने से पहले, तो फिर सी को ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट एजीएम पर एबीसी अपॉइंट हुआ था, अभी सपोज 8th एजीएम या रादर 10th एजीएम तक, 11th एजीएम तक वो कंटिन्यू करता और 10th एजीएम पर सी छोड़ के चला गया, तो टेन्योर किसका पूरा हुआ है? ए और बी का, ए और बी की पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन सी का पूरा नहीं हुआ है। तो सी अगर मेरे साथ ज्वाइन करता है तो यस, आई एंड सी मिलकर इस कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं। ये मैंने क्लास में समझाया था अच्छे से बहुत सारी बार। पूरा हमने एक टेबल ड्रॉ करा था कंटेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसका टेन्योर खत्म हुआ है उसी को ब्रेक लेना पड़ेगा, जिसने टेन्योर खत्म ही नहीं किया उसको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो रोटेशन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है? तो लिखा हुआ है कि रोटेशन इज एप्लीकेबल ऑन, सारी कंपनीज पर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो रोटेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज, डिस्कस करवा चुकी हूँ। कुछ पब्लिक कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ बोथ पर भी है। हर लिस्टेड कंपनी पर रोटेशन लगता है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनीज पब्लिक हो या प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका हो सकता है पेड अप कैपिटल से कम है लेकिन आउटस्टैंडिंग पब्लिक बोरोइंग्स आर 50 करोड़ से ऊपर, मोर देन 50 करोड़ और अबव। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया रोटेशन का कॉन्सेप्ट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने साल देने पर कितना ईयर्स का ब्रेक लेना पड़ेगा, किस किस को ब्रेक लेना पड़ेगा, ये भी डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट क्लास में मैं पूरा टेबल डिस्कस करा चुकी हूँ, केसेस वाइज एक बार रिवाइज कर लेना जो तुम्हारे नोटबुक्स में लिखा हुआ है। ओके, लास्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज ट्रांजिशन पीरियड। इस सेक्शन में भी ट्रांजिशन पीरियड है कितना? 3 ईयर्स का। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड, मतलब अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है और ऑलरेडी कोई पर्सन ऑडिटर अपॉइंटेड है, तो इन एनी केस वो कितने भी सालों से ऑडिट क्यों ना कर रहा हो, उसके पास 3 साल तो और है ही। मतलब लॉ कहता है इस प्रोविजन को फॉलो करने के लिए हम आपको 3 ईयर्स और दे रहे हैं पॉकेट में। ये ट्रांजिशन पीरियड सिर्फ किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग कंपनी को। तो इसमें एक लाइन लिखी है कि आप जितने ईयर्स ऑडिट कर चुके हो हम उसको तो कंसिडर करेंगे, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम आपको 3 ईयर्स तो दे ही दें। ये दोनों बातों को जंक्शन करके हमने एक टेबल ड्रॉ करी थी कि अगर इंडिविजुअल है और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इंडिविजुअल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ईयर्स तक ऑडिट कर सकता है? रोटेशन अगर एप्लीकेबल है तो 5 ईयर्स और ये 10 ईयर्स। जो कहना गलत होगा डेफिनेटली, दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज
2 terms, राइट. ये है मैक्सिमम टेन्योर एज पर कंपनीज एक्ट 2013. याद है कितने इयर्स दे सकते हैं, माइनस अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज तो जितने इयर्स दे चुके हैं ऑलरेडी गिवन एज ऑडिटर. कब? एज पर कंपनीज एक्ट 1956. हिंदी में याद है कितने इयर्स दे चुके हैं. सपोज मैंने x इयर्स दिए हैं तो मैं और कितने इयर्स दे सकती हूँ? मैक्सिमम बैलेंस टर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इट्स 5 माइनस x. तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को y लिखूं, पर कितने भी इयर्स क्यों ना हो ये, लेकिन लॉ ने एग्जिस्टिंग कंपनीज को क्या दे रखा है? ट्रांजिशन पीरियड, जो कितने इयर्स का है? 3 इयर्स का. तो मिलेगा ही मिलेगा. तो y और 3 इयर्स whichever is higher. एग्जाम्पल देकर याद करवाऊं एक बार कि सपोज इंडिविजुअल है कोई पर्सन और वो ना 2011 में ऑडिटर बन गया था. तो 11, 12, 12, 13, 13, 14 और नया एक्ट आ गया. नए एक्ट के अकॉर्डिंग वो कितने इयर्स दे सकता है? 5. कितने इयर्स दे चुका है? 3. तो और कितने इयर्स दे सकता है? 2. वैसे तो वो लॉ के हिसाब से 2 साल ही दे सकता है, लेकिन ट्रांजिशन उसको कितना फायदा दे रही है? 2 और 3. लॉ कहती है 2 इयर्स, ट्रांजिशन कहता है 3 इयर्स. व्हिचएवर इज हायर 3, तो हम 3 इयर्स और ऑडिट कर सकते हैं. सिमिलरली कोई पर्सन 2006 में ऑडिटर बना था, 2006, तो 2006 से 2014 तक वो कंटिन्यू ऑडिटर था. फिर नया एक्ट आ गया तो उसने कितने इयर्स दे दिए? मोर देन 5. तो 5 माइनस मोर देन 5, 0, राइट. 0 पर अभी भी उसके पॉकेट में कितने इयर्स है? 3. तो व्हिचएवर इज हायर 3. वो 2013 में ऑडिटर बना तो 13-14 उसने 1 साल दिया. फिर नया एक्ट आ गया. नया एक्ट के अकॉर्डिंग 5 इयर्स दे सकता है. कितने इयर्स दिए थे? 1 दे चुका है. और कितने दे सकता है? 4. लॉ के अकॉर्डिंग वो 4 दे सकता है, बट ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग 3 ही दे सकता है. व्हिचएवर इज हायर 4. सो यू कैन गिव मैक्सिमम बैलेंस पीरियड ऑफ 4 इयर्स. दिस इज ऑल विथ योर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन. सो टुडे वी हैव डिस्कस सेक्शन 139 कर लिया हमने, 141 कर लिया और 144 कर लिया हमने. ये 3 सेक्शंस हम पूरे कर चुके हैं. कल हम लोग रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एक्चुअली कल हम पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे, बचा हुआ जितना भी चैप्टर है वो सब. सो सी यू ऑल टुमारो. एक बार इतना वीडियो देखो, एक बार लर्न करने की कोशिश करो जितना मैंने पहले करवाया था. ये चैप्टर फिनिश होते ही वी विल स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर, द न्यू चैप्टर. 2nd चैप्टर को एक बार छोड़ो, उसको बाद में रिवाइज कराऊंगी. 1st चैप्टर कंप्लीट होते ही विल स्टार्ट विद द न्यू थिंग. सो टुमारो, ओनली टुमारो द रिविजन स्टफ इज गोइंग ऑन. परसों से वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एंटायरली न्यू चैप्टर, राइट. ओके, टेक केयर. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी.